हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आपको कंप्लीटली स्पोकन इंग्लिश का एक कंप्लीट प्रिपेयर्ड वीडियोस बनाया गया है जो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल है। आपको इस चैप्टर यानी इस बुक के अंदर, ये बुक है ही स्पोकन इंग्लिश के बेस्ड पे, और इसमें आपको सीखने को ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगी जो आप शायद जानना चाहेंगे, और आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी कि वाकई इस बुक में ऐसे कौन कौन सी यूजफुल चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंग्लिश स्पोकन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलेंगे आज इस बुक के पूरे चैप्टर को पूरे मतलब कंटेंट यानी कि चैप्टर को पढ़ेंगे, और ये लेसन वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन से, लेसन फर्स्ट से। देखिए, लेसन फर्स्ट में आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसे आपको ध्यान से समझना है। कहा गया कि इसमें आपको समझने की जो जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कॉन्सेप्ट। इसमें आपको जो चीजें समझनी है वो दो बातें हैं। पहला तो आपको समझना है कि ये अल्फाबेट क्या होता है, और दूसरा ये समझना है कि लेटर क्या होता है। देखिए, मैं सर्कल भी करता जा रहा हूं, ठीक है। तो अल्फाबेट और ये लेटर, ये क्या है, ये आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल आप ध्यान से आप समझिए कि अल्फाबेट क्या होता है और लेटर क्या होता है, वो आगे भी बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, देखिए यहां जो लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है, ये 26 आपके ये लेटर हैं, ठीक है। ये 26 आपके लेटर हो गए, और आप देख सकते हैं लेटर की जो संख्या है वो ए से लेकर के जेड तक है। आप बचपन से पढ़ रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के अलग, इस तरह से एक्स वाई जेड तक, ये कुल कितने हैं, 26 है। इसे हम लेटर कहते हैं, ठीक है, ये लेटर है। अगर आप इन 26 लेटर को सम्मिलित रूप से, ठीक है, यानी कि इसको कंप्लीटली एक नाम देना चाहे तो उसे आप कह सकते हैं कि वो आपका अल्फाबेट है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 26 लेटर दिखाई दे रहा है, इन 26 लेटर के कॉम्बिनेशन को हम अल्फाबेट कहते हैं। और एक चीज और, अल्फाबेट का मतलब वर्ड होता है, ये जान लो, क्योंकि वर्ड का ही नाम अल्फाबेट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि उन 26 लेटर, है ना, उन 26 लेटरों को दो भागों में बांटा गया है ना। एक का नाम आपका है वॉवेल्स, एक का नाम है कॉन्सोनेंट्स है। तो यहां आप एक चीज समझ लीजिए कि वॉवेल्स की संख्या अंग्रेजी भाषा में केवल 5 है, और कॉन्सोनेंट की संख्या, है ना, अंग्रेजी भाषा में वो 21 है, यानी 21 है। अब ये बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम हिंदी में चलते हैं, हिंदी भाषा के व्याकरण में चलते हैं। हिंदी भाषा के व्याकरण में कुल 46 वर्ण होते हैं। कुल 46 वर्ण में 12 वर्ण जो होते हैं वो वोवेल होते हैं, और 36 वर्ण जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन इंग्लिश में वोवेल की संख्या 5 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। तो यहां पर जानना यह जरूरी है कि 12 जो हिंदी में जो 12 आपका वोवेल है, वो अंग्रेजी के 5 ही वोवेल उसके स्थान पर यूज किए जाते हैं। उसी तरीका से अंग्रेजी के 21 कॉन्सोनेंट को, है ना, हिंदी के 36 आपके कॉन्सोनेंट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये थे आपके अंग्रेजी के अल्फाबेट, ये अंग्रेजी के लेटर, और ये थे हिंदी के लेटर। फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स हैं, इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं, उनको दो भाग में बांटा गया। पहला आपके वोवेल्स हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हिंदी के 12 वर्ण, हिंदी के 12 वर्ण वोवेल हैं। ध्यान से देखिए, वहां आपको ए आ ई उ से लेकर के आपको अ तक है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इसमें जितने भी वर्ड्स नीचे इंग्लिश में लिखी गई है, ये कुल 5 ही वोवेल के संयोग से है, या फिर कॉम्बिनेशन से, यानी 5 ही वोवेल जो है 12 वर्ण, यानी 12 हिंदी के वर्ड जो है, जो वोवेल है, उनको कवर करती है। उसी तरीका से आप अंग्रेजी में 21 जो है कॉन्सोनेंट है। लेकिन आप ध्यान से गिनिएगा इसको तो आपको हिंदी में 36 वर्ड मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 12 आपके जो हिंदी भाषा के जो वोवेल है,
है ना, हिंदी भाषा के जो वोवेल है वो अंग्रेजी के केवल 5 वोवेल के स्थान पर या फिर 5 वोवेल उन 12 स्थान पर यूज किए जाते हैं। उसी तरीका से हिंदी के 36 कॉन्सोनेंट जिसे आप जो है स्वर क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसके स्थान पर केवल 21 जो है कॉन्सोनेंट जो अंग्रेजी के हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपके क्लियर हो गए अंग्रेजी और हिंदी दोनों के। अब हम चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए, अंग्रेजी के अभी मैंने बताया अंग्रेजी के ये 2600 लेटर को, है ना, 2600 लेटर को फिर 2 भागों में बांटा गया। कहने का इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। यानी अंग्रेजी के 26 लेटरों को लिखने के बेस पे या लिखने के आधार पर 2 तरीके से उसको लिखे जाते हैं। एक का नाम हो गया आपका कैपिटल लेटर, है ना, एक का नाम है कैपिटल लेटर, देख लीजिए कैपिटल लेटर, और दूसरे का नाम है आपका स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स को अपर केस और स्मॉल लेटर को लोअर केस कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो कैपिटल लेटर है जिसे आप अपर केस कहते हैं उसे ध्यान से देखिए किस तरीका से दिखाया गया है, ठीक है, एबीसीडी से लेकर के XYZ तक। उसी तरह लोअर केस को आप देख सकते हैं एबीसीडी, यानी बड़ा एबीसीडी और छोटा एबीसीडी। तो यहाँ पर क्लियर है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप पढ़िए, कहा क्या जा रहा है कि अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ हिंदी के स्वर व व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। जब हम आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब है कि जब आप आर्टिकल वाले चैप्टर में जाएंगे यानी यूज ऑफ ए एंड द यूज करने जाएंगे तो वहां पे हिंदी के वही 46 वही 46 जो है लेटर का जरूरत पड़ेगा जिसे आप अंग्रेजी के 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट में आपने डिवाइड करके बनाया था, सीखा था। तो यहाँ पर आपको हिंदी के भी जो है लेटर की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें यही बात कही गई कि आर्टिकल को आपको पढ़ना है, जैसे कि ए एंड द पढ़ना है तो आपको हिंदी के 46 यानी 46 लेटर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वही बात यहाँ इंग्लिश में आपको कही गई है, ठीक है। चलिए नीचे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, यानी प्लीज पे अटेंशन। अब यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है वो ध्यान से सुनिए। इसमें 2 बातें, इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर एक वर्ड है आपका ये कुक, ठीक है, एक वर्ड आपका आता है कुक और दूसरा वर्ड आपका आता है CUT कट। चलिए 2 वर्ड है, एक है कुक एक है कट। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो कुक वर्ड है इसके लिए आपको डबल ओ यानी कि डबल वोवेल का यूज किया गया है। इसका उच्चारण के बाद यानी यहाँ जो आपको बताया गया है कि मान लीजिए कि ये कुक है, ठीक है, तो इसका उच्चारण आप क्या करते हो, कुक ही करते हो ना, कक तो नहीं करते हो। इसका कहने का मतलब है कि आपको हिंदी की जानकारी है तभी तो आप COO के को आप कुक पढ़ते हो, कुक नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि यहाँ पर ऊ जिसका उच्चारण यानी कि दोगुनी होती है तो वहां पे आप क्या करते हो, डबल वोवेल को दोहरी आवाज में पढ़ते हो, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा, अब इस पे एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है। आपने देखा होगा जैसे कि ये हिंदी का क्या लिखा हुआ है, जैसे हिंदी का आप ध्यान से देखिए, हिंदी में आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ हिंदी में क्या है, जौ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी जौ के नीचे में एक फुल स्टॉप लगा होता है, नहीं तो इस जौ में और इस जौ में बहुत अंतर है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उसके उच्चारण वाले जो पाठ होते हैं, है ना, उसको अब विस्तार से आगे बढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है।
या फिर ऐसा क्यों है कि जॉ के कभी कभी नीचे यानी कि फुल स्टॉप नहीं होता और कभी कभी फुल स्टॉप होता है। तो ये चीजें जो है इसी चैप्टर के आगे वाले जो है नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट पेजेस में आप पढ़ने को आपको मिलेगा। आगे जो बात कही गई है वो है ये, कहा गया है डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं। इसमें क्या चीज सीखना है, देखो इसमें कहा गया है कि लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड का मतलब है कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस मतलब शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। अ सेंटेंसेस फ्रॉम ए पैराग्राफ यानी वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। इसका मतलब है एक भाषा का निर्माण के लिए, है ना, किस चीज की जरूरत है, शब्दों की, वाक्यों की और पैराग्राफ की, इन तीन चीजों की आवश्यकता है। इसका एक एग्जांपल है यानी उदाहरण है, जैसे मुजीब इज ए गुड गाय और फिर लगा हुआ है यहाँ पे कॉमा, फिर ही इज माय बेस्ट फ्रेंड और फिर लगा है कॉमा, फिर आई लव हिम अ लॉट और यहाँ पे लगा हुआ है फुल स्टॉप और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अब ध्यान से देखिए तो इसमें तीन सेंटेंस को मिला दिया गया है। तो कहने का मतलब अगर मैं पूछूं कि ये सेंटेंस कैसे बना, मुजीब इज ए गुड गाय, तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना। तो सेंटेंस बना किससे, तो वर्ड से। तो यहाँ पर यही तो हुआ है कि जो वर्ड से बना वो क्या बनता है, वो सेंटेंस बनता है, लेटर फ्रॉम वर्ड। जैसे मुजीब एक वर्ड है तो मुजीब बना है लेटर से, लेकिन वही मुजीब जैसे वर्ड हो गया इज ए गुड गाय। अब यहाँ पर लेटर की कॉम्बिनेशन से वर्ड बना, यानी कि अब यहाँ पे लेटर की कॉम्बिनेशन से वर्ड बना, तो वर्ड कैसे बना, लेटर से बना। अब इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस। अब सेंटेंस किससे बना है, सेंटेंस वर्ड से बनता है। उसी तरीका से जो है सेंटेंस क्या करें, पैराग्राफ किससे बनेगा, सेंटेंस से। तो आपको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुजीब इज ए गुड गाय में, ठीक है, सभी वर्ड को ध्यान से देखिए। मुजीब कितने लेटर से बना, इज कितने लेटर से, ए कितने लेटर से, गुड और गाय कितने लेटर से। तो लेटर के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर वर्ड बन रहा है और वर्ड के कॉम्बिनेशन से फिर उसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। जैसे मुजीब इज ए, तो 1 2 3 4 5 वर्ड से क्या बन रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। उसी तरह से ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है और इन तीनों को मिला दीजिए तो इनको आप पैराग्राफ कह सकते हैं। तो ये आपने सीख लिया कि लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस और सेंटेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ। अब नीचे आइए, अब नीचे देखिए कि नीचे क्या लिखा गया है। चलिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कहा गया है कि इसमें 15 वर्ड्स और 43 लेटर। कहने का मतलब है कि अभी जो आपने पैराग्राफ सीखा है उसमें आपका 15 वर्ड्स हैं और 43 लेटर्स हैं, अगर आप उसको गिनेंगे तो। और इस तरीका से 3 एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुजीब, गुड, इज, फ्रेंड और क्वीन मिलाकर ये कुल 15 वर्ड्स हैं और लेटर जो है 43 है। तो ये बातें आपको कही गई, ये चीजें आपको सीखने को मिला। अब हम चलते हैं आगे वाले पार्ट में, और आगे वाले पार्ट में बताया गया है कि ये जो ग्रीटिंग्स है जिसको हम अभिवादन कहते हैं, तो अभिवादन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए अभिवादन कहते किसको है, देखिए अभिवादन किसे कहते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अक्सर आपने बड़े या फिर जिनसे आप ज्यादा तमीज से पेश आते हैं, जैसे कि मोहल्ले के कोई अंकल आंटी, ऑफिस में बॉस या फिर कोई ऐसे सीनियर, उनके साथ आपको समय के अनुसार, है ना, निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित का प्रयोग मतलब उसको आगे, उसका आगे इशारा है कि निम्नलिखित का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग निम्नलिखित के प्रयोग में कौन से क्या क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वही हमें आज अभी सीखना है। तो चलिए ग्रीटिंग में आ जाते हैं और देखते हैं कि ग्रीटिंग वाला पार्ट में क्या कही गई है। कहने का यही मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, आपके दोस्त हो या आपके कलीग्स हो, बॉस हो, एनीबॉडी आउट देयर, कोई भी हो, आप उसके साथ ग्रीटिंग कैसे करोगे। चलिए ग्रीटिंग आमतौर से हम और आपका रेगुलर करते ही है, ठीक है, लेकिन हम अपने अपने लैंग्वेज में करते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि गुड मॉर्निंग, मिलने पर हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्या करेंगे, मिलने पर हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, लेकिन कब, वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप जो है सुबह से लेकर 12 बजे तक, यानी 12 बजे दिन तक के आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और मिलने पर बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, ये इनमें से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। आगे है गुड आफ्टरनून, ये कब बोलोगे, गुड आफ्टरनून बोलोगे दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और विदाई लेने पर बाय,
टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। तो ये हुआ आपका 2। तीसरा ध्यान से सुनिए, शाम 5 बजे से सोने के समय तक, यानी गुड इवनिंग का प्रयोग हम करेंगे 5 बजे से सोने के समय तक, और विदाई लेने के समय हम बोलेंगे गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। ये कब बोलेंगे? विदाई लेने पर। तो ये थे आपकी ग्रीटिंग्स जो आप अपने लेवल या फिर अपने से बड़े या अपने से छोटों के साथ आप ग्रीट करते हो, ठीक है। आइए इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। कभी कभी आपको लगता है कि रात के 8 बज चुके हैं, तो मिलने के दौरान आप उसे क्या बोलोगे? तब भी आप क्या बोलोगे? गुड इवनिंग ही बोलोगे। मिलने के दौरान उससे आप क्या बोलोगे? गुड इवनिंग बोलोगे। और जब आप उससे विदा ले रहे हो, चाहे रात का कितना भी बज रहा हो, और वहां पे आपको गुड नाइट ही बोलना है। तो यहाँ पे ये भी आपको सीखने को मिला। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जो अगला पार्ट है वो है हमारा वो है हमारा शिष्टाचार। अंग्रेजी में इसको मैनर्स कहते हैं। ये है आपके शिष्टाचार। अब ये है क्या? शिष्टाचार। देखिए, शिष्टाचार में आप कितने प्यार से, कितने नम्र निवेदन से आप बात करते हैं, कितने पोलाइटली बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिष्टाचार में आप ध्यान से देखिए, सिर्फ कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट को याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 ये पॉइंट नंबर 1 में कहा गया कि आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो आप प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करें। प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में ध्यान से देखिए, कहा गया है कि आपको कुछ दिया गया या फिर आपकी किसी बात को महत्व दिया गया, तो आप वहां पे क्या बोलोगे? वहां पे आप उसे थैंक्स कहना ना भूलें। यह हुआ दूसरा पॉइंट। इसके तीसरा पॉइंट देखिए, अगर कोई आपको धन्यवाद करे तो आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे वेलकम, या फिर आप क्या बोलेंगे? मेंशन नॉट, या फिर आप बोल सकते हो उसको माय प्लेजर, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज ओके। तो यह हुआ आपका तीसरा पॉइंट। चलिए अब चौथा पॉइंट पर ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट में आपको क्या कहा गया है कि जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो और कोई बात या फिर शब्द आप सुन नहीं पाए, तो उस स्थिति में आप उससे कह सकते हैं क्या? आई बेग योर पार्डन, या फिर आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, या फिर आप कह सकते हैं आई डिडंट गेट इट, या फिर आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, या फिर आप प्यार से बोल सकते हैं विल यू प्लीज रिपीट, या फिर आई डिडंट गेट यू, etc। तो ये भी आपको समझ आ गया। पॉइंट नंबर 5 में कहा जा रहा है कि आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को रास्ता देना चाहते हैं, या फिर रास्ता देते वक्त आप उसको आफ्टर यू बोले, जिसका मतलब होता है कि पहले आप फिर मैं। तो ये आपको जो है सीखने को मिला। चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट में। तो पॉइंट नंबर आपको 5 तक बताया गया था। अब हम आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6। चलिए पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया कि अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आप क्या जवाब देते हो? आई एम फाइन। आप गलत करते हो, ठीक है। आप क्या बोले वहां पे? आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू बोले। क्या बोले? आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू बोले। या फिर आप बोल सकते हैं ग्रेट यू टेल, या फिर कह सकते हैं फाइन एंड यू, मतलब आप हाउ आर यू का जवाब, यानी हाउ आर यू का जवाब आप ये ना दे करके आप ये दे दें, ठीक है। या फिर आप ये दें या फिर ये दें। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में है कि अगर आप किसी की बात बीच में ही रोककर अपनी बात कहना चाहें और वो आदमी आपके तरफ, है ना, आपके तरफ ध्यान दे, तो आप उसे कह सकते हैं क्या? सॉरी टू इंटरप्ट यू। पहला, यानी आप कह सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर कह सकते हैं सॉरी टू इंटरवेन। और जब वो आदमी आपकी तरफ ध्यान दे तो आप अपनी बात कह सकते हैं। जिससे दो आदमी आपस में बात कर रहा है या आपस में बात कर रहे हैं और उस बीच आपको कुछ कहना हो, तो आप कह सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर सॉरी टू इंटरवेन, और फिर उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर 7 में।
तो ये यहाँ पर आपको मैंने पॉइंट 1 to 7 तक आपको मैंने बताया कि आप कैसे आप उसके साथ जो है अपना जो है मैनरिज्म आप दिखा सकते हैं, आप अपना पोलाइटनेस दिखा सकते हैं। और चलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, और यहाँ देखते हैं समय को लेकर। आप जानते हैं कि ये टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो हम ज्यादातर अपने टाइम अपने जो लाइफ में टाइम को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। तो चलिए हम लोग आज जान लेते हैं कि समय बताना कैसे और समय कैसे पूछना है। तो यहाँ पर है लिखा हुआ कि समय कितना हुआ, यानी समय कितना हुआ के आधार पर व्हाट इज द टाइम का बेस हम बना लेते हैं। इसमें हम क्या जानेंगे वो ध्यान से सुनिए। आप तो जानते हैं कि 1 से लेकर के 12 बजता है और फिर 12 से 1 बजता है, यही हमारा जो है इस सर्कुलेशन होता रहता है 24 घंटा में। तो यहाँ पर जब भी आपको 1 से लेकर 12 बजे तो आप क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए कि 1 बजे है तो आप क्या बोलोगे? यानी 1 बजे है, 1 बजे है तो सिंपल सी बात है 1 o'clock। और अगर 2 बजे है तो ये देख लो 2 o'clock, 3 बजे है तो 3 o'clock, 4 बजे है तो 4 o'clock, इसी तरह 8, 9, 10, 11 बजे तो 11 o'clock, 7 बजे तो 7 o'clock। मतलब संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे है 1 o'clock, 2 बजे है 2 o'clock, 3 बजे है 3 o'clock, 4 बजे है, इस तरह से आप 12 बजे है तक जाइए 12 o'clock तक। लेकिन उसके बाद जो आप आते हैं वो यहाँ ध्यान से देखिए, यानी कि ये तो हुआ आप बहुत आसान तरीका से कि कंप्लीटली जब कंप्लीट डिजिट में कोई भी चीज कंप्लीट डिजिट में जब घड़ी का स्विच चल रहा होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होता है? जब आप कहते हो कि इतना यानी इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, उसका एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। यानी पहले मिनट बोलना, फिर पास्ट लगाना, फिर घंटा लगाना, यानी घंटा मतलब आवर, समय लगाना। आप जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपको कहना है 5:10 हुए, सोचिए मिनट कितने हुए? 10 हो गए, और घंटा कितने हुए? 5 हुए। तो इंग्लिश में आप उसको सिंपल क्या बोलेंगे? 10 past 5, यानी कि मिनट पहले, उसके बाद पास्ट और उसके बाद घंटा। यानी मिनट पहले, उसके बाद पास्ट, उसके बाद घंटा। मैंने 2 बार कहा, ध्यान रख लें, मिनट पहले, उसके बाद पास्ट, उसके बाद घंटा, यानी कि आवर बोलना है। यानी 5:10 हुए हैं तो मिनट पहले में 10 past 5, उसके बाद नीचे आइए। अगर 8:20 हुए हैं तो 20 मिनट, यानी कि 20 कितने? 20 मिनट। तो ध्यान से देखिए, इसका जो पहला एग्जांपल से वो यहां दिया गया है, वही एग्जांपल से अब देखिए यहां पर कहा गया 8:20 हुए हैं तो मिनट पहले आया और घंटा बाद में। 7:25 हुए हैं तो यानी कि मिनट पहले आया, घंटा बाद में। 2:22 हुए तो मिनट पहले आया और घंटा बाद में। इसी तरह 5:06 हुए तो मिनट पहले आया, घंटा बाद में। तो जब भी आपको ये कहना पड़े कि 1 बजकर इतने मिनट हुए, 2 बजकर इतने मिनट हुए, 3 बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो आप इस तरीका से समय को बता सकते हैं। ये हुआ समय का दूसरा फेज। तीसरा फेज देखिए समय बताने का, है ना। समय बताने का तीसरा फेज देखिए क्या है। अब हम अक्सर जो है समय बताने के दौरान क्या कहते हैं? इतने बजकर इतने मिनट का फॉर्मूला। तो अब इतने बजने में इतने मिनट हुए हैं, तो इतने बजने में इतने मिनट हुए हैं का फॉर्मूला है पहले मिनट, फिर पास्ट के जगह 2, उसके बाद घंटा। अगर मैं कहूं तो पहले वाला फॉर्मूला ही है ये, बस अंतर क्या है? पास्ट की जगह पर 2 लग गया है। अब देखिए अक्सर आप क्या कहते हो? 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो यहां पर इस आधार पर आपको समझना है। तो यहां पे कहा गया है कि अगर आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट है, ये देखिए 5 बजने में 10 मिनट है, तो 5 बजने में 10 मिनट है, इसका मतलब है कि 5 घंटा हो गया और मिनट, यानी कि 10 मिनट हो गया। तो यहां पर मिनट पहले आ गया और घंटा बाद में, बीच में क्या लगा? 2। मतलब कंप्लीटली 5 नहीं बजा है, यानी कंप्लीट रूप से 5 नहीं बजा, 6 नहीं बजा, 7 नहीं बजा, तो उस स्थिति में 2 लगता है, और बच गया है तो पास्ट लगता है। यानी कि इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था वो उसी फॉर्मूला पर आधारित है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि 2 का मतलब हुआ है कि अभी माइनस में है, ठीक है, और पास्ट का मतलब है कि वो प्लस में है, समझ गए। तो यहां पर जब बजने वाले हैं तो आप 10 to 5 बोलिएगा। और इसका कुछ एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं। जैसे अगर 8 बजने में 20 मिनट है तो आप फॉर्मूले के अनुसार आप क्या बोलेंगे? 8 बजने में 20 मिनट है तो मिनट पहले आ गया और घंटा बाद में, तो क्या हुआ? 20 to 8, यानी इतना आपको बोलना है। फिर उसी तरीका से जो है 2 बजने में 12 मिनट है तो क्या हो जाएगा? 12 to 2। उसी तरीका से 11 बजने में 12 मिनट है, 12 to 11 हो जाएगा, और 3 बजने में 5 मिनट और 5 to 3 हो जाएगा। तो ये थे समय के तीसरा पड़ाव वाला, ठीक है। चलिए
इसको हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसमें कहा गया है कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है। 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, ठीक है। और 30 मिनट का आधा क्या होता है? 15 मिनट होता है। ये आप देख लीजिए, यानी 60, 30 और 15। अंग्रेजी में 60, 30, 15 को अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है या फिर आपने कहीं सीखा होगा। जैसे कि यहां देखिए, अगर 8:15 यानी 8:15 हुए हैं, तो आप यहां पर फॉर्मूले के अनुसार क्या बोलेंगे? -15 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 8:15 यानी कि 8:15 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप क्या बोलेंगे? सॉरी, 15 बोलेंगे। 15 यहां पर 15, ये जो 15 है, ठीक है, इस 15 को अंग्रेजी में आप क्वार्टर भी बोल सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि 16 को आप क्या बोलते हो? मिनट बोलते हो, और 30 को क्या बोलते हो? हाफ। तो इसका कहने का यही मतलब है कि 16 मिनट है तो इसको आप या तो मिनट बोलो या आवर बोलो, लेकिन जब 30 है तो उसको आप हाफ बोलो, अब 15 है तो उसको क्वार्टर बोलो। बस यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। टाइम कैसे बताना ये नहीं बताया गया, आपको बताया गया कि उस डिजिट को आप कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे या फिर बोलोगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर 8:15 है तो यहाँ पर 15 मिनट का बात हुआ, सब कुछ वही है जो आपने पहले पढ़ा। तो यहाँ पर 8:15 यानी 7:45 बजे हैं या 8 हुए हैं। तो ये देखिए, आप कह सकते हैं 15 to 8, यानी कि एक तरीका तो हुआ कि आप 15 भी बोल सकते हैं और उसके जगह पर आप क्वार्टर टू 8 भी बोल सकते हैं। जैसे 50 to 8 है, दूसरी तरह क्वार्टर टू 8 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 15 को क्वार्टर बोला जा सकता है और 15 भी बोला जा सकता है, लेकिन बेटर यही है। आइए ठीक इसी तरह हम आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह हम आगे चलते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर 8:30 यानी 8:30 हुए हैं, तो यहाँ पर 30 का 12, देखो यहाँ पर 30 past 8 है, 30 past 8 है, तो इस 30 past 8 को हम half past 8 भी बोल सकते हैं। तो ये तरीका थे आपको बताने का कि 60 मिनट को, 30 मिनट को और 15 मिनट को क्या अंग्रेजी में बोला जाना चाहिए। आइए हम नीचे आते हैं और आगे हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि अभी आपने देखा टाइम को लेकर के कैसे आपको बताया गया कि टाइम ऐसे ऐसे आप बता सकते हो, वही चीजें आपको नीचे दिया गया है कि आप इन शब्दों को ध्यानपूर्वक या तो आप क्या कहते हैं मेमोराइज कर लें, याद रख लें, या फिर इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए कि 11 बजे है तो 11 o'clock, 8 बजे है तो 5 o'clock। ये एक एक्सरसाइज की तरह है, इसको आप याद ही रख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता होते हुए भी पता नहीं होगा, तो आप इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब हमें AM बोलना चाहिए, कब हमें PM बोलना। तब तो जानते हैं कि 12 बजे रात से लेकर के दिन के 12 बजे तक हम AM बोलते हैं, और 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक हम PM बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो कब AM बोलना है और कब PM बोलना है, इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और जिसे आपको याद रखना है। बस चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले पार्ट में चलते हैं। आइए अगले पार्ट में, यानी कि इस पार्ट में आपको क्या सीखने को मिलेगा। देखिए अंग्रेजी में आप न्यूमरल्स या फिर देयर प्रोनाउंसिएशन, यानी अंग्रेजी में हम नंबर कैसे बोलते हैं, यानी कि आप ये सीखेंगे इसमें कि आप अंग्रेजी में किसी भी वर्ड को, यानी किसी भी डिजिट को क्या कहते हैं न्यूमरल में या फिर उसके उच्चारण में हम कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर के 100 तक, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरीके से 15 16 और इस तरह से 100 तक होगा। तो 1 से लेकर के 100 तक तो लिखा हुआ होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे कैसे, यानी उसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, वो चीजें दी गई है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए 1 से लेकर के कहां है, यानी 1 से लेकर 100 तक दिया गया है। तो इसमें आपको इतना ही है, ये आप पहले भी जानते हो। इसमें मुझे जो बताना है वो ये कि यहाँ देखिए, यानी इन सभी शब्दों में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेट वर्ड है वो ये है। जैसे कि ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1000, लेकिन इसको पढ़ना क्या है 1000, यानी 1000 को हम 1000 बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर लाख है तो लाख का स्पेलिंग LAC है और LAK है, दोनों है, तो इसको आप लाख भी बोल सकते हैं, लाख भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में आप लाख सीधे लाख बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
10 लाख या फिर 1 मिलियन, 10 लाख या 1 मिलियन को देखो 10 लाख या फिर आप डायरेक्ट मिलियंस बोल सकते हैं, तो 10 लाख को ही मिलियन बोलते हैं। इसी तरीके से करोड़ है तो करोड़ को करोड़ ही बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरब को ध्यान से देखिए, अरब को अरब भी बोला जाता है, अरब को बिलियन भी बोला जाता है। तो यहां पर आपको कुछ ऐसे जो है क्या कहते हैं नंबर वाले वर्ड से जिनका उच्चारण आप जो है सावधानी पूर्वक करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कहीं भी इंसल्ट हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अक्सर हमारी हम लोगों की बात चीज के दौरान अक्सर क्लास की बात होती है, वर्ग यानी कि आप कौन से वर्ग में है। तो देखिए वर्ग बताने में किसी को दिक्कत तो नहीं होता है, खास करके जब आप कहते हो मैं फर्स्ट क्लास में हूं, मैं सेकंड में हूं, और इस तरीका से आप कहते हो 9th और 10th क्लास में हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कभी कभी तो आप ग्रेजुएशन, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन में, आप वही कहता है ग्रेजुएशन है, किसी का पीजी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो ये वर्ग बताने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें कैसे बोलना है। सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ और तरीका से 7th 8th है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इसको आप लिख लें, ठीक है। आगे चलिए, कोई भी ऐसा टनल, ग्लास या फिर कोई कप या मग, उसमें लिक्विड यानी पानी या फिर वाटर या फिर ऑयल कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे दो बातें याद रखना है। देखिए एक है हाउ फुल और दूसरा है हाउ मेनी टाइम्स। देखिए यहाँ पर हाउ फुल का मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी टाइम्स का क्या मतलब हुआ। यहाँ कुछ एक्सप्रेशन वर्ड्स है, जैसे एक गुना है तो अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल, और 2 गुना है तो आप बोलते हो डबल, ठीक है, क्या बोलते हो डबल। और 3 गुना है तो आप बोलते हो 3 टाइम्स, और 1 गुना है तो आप 4 गुना है, ये 4 गुना है, ठीक है, ये 1 गुना मिस्टेक है, 4 गुना है तो 4 टाइम्स हो गया। अब ध्यान से सुनिए, सिंगल तो सिंगल। अब देखो डबल को हम अंग्रेजी में ट्वाइस भी बोल सकते हैं और 2 फोल्ड भी बोल सकते हैं। 3 टाइम्स को हम 3 फोल्ड भी बोल सकते हैं और थ्राइस भी बोल सकते हैं। उसी तरह 4 टाइम्स को हम 4 फोल्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है गुना की बात होती है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह के जो हिंदी शब्द होते हैं उनके अंग्रेजी वर्ड्स जो है अलग अलग होते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहां पे हमें पंक्चुएशन वाला चैप्टर पर ज्यादा ध्यान रखना है, यानी कि विराम चिन्ह। देखिए ज्यादातर जो बच्चे हैं इनको ध्यान नहीं देते हैं कि विराम चिन्ह का क्या इंपॉर्टेंस है। मेरा मानना है कि ज्यादातर बच्चे इन बेसिक चीजों को केयर नहीं करते हैं, इग्नोर करके निकल जाते हैं और बस यही बच्चे फंसते रहते हैं पूरे अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होते तो इस पुस्तक में लेखक जो है इसको नहीं कवर करते, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे विराम चिन्ह को सीखने के लिए। तो इसमें क्या हमें सीखना है, तो विराम चिन्ह में आपको कहा गया है कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है। तो पंक्चुएशन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जो भी चीजें कह रहे हैं, ये जो सामने वाला है वो आपको कुछ कह रहे हैं, तो उसका क्या पैमाना है, उसका क्या एक मेजरमेंट है। आप कैसे आंकोगे कि वो गुस्से में कह रहा है या प्यार में कह रहा है या कुछ पूछ रहा है। तो इन सब चीजों का जो है बेस जानना होता है एक स्पीकर को या फिर लिसनर को। तो उसमें कुछ पंक्चुएशन साइन होते हैं, उसका ख्याल रखा जाता है, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहला है क्वेश्चन मार्क। आप तो जानते हैं क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो ये है, और ये कब इस्तेमाल होता है, जब भी प्रश्न किया जाता है या जब भी प्रश्न किया जाना चाहिए तो वहां पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है उस सेंटेंस के अंत में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको पहला में लिखा हु आर यू, हिंदी है इसका तुम कौन हो। यहाँ व्हाट इज ही डूइंग यानी वो क्या कर रहा है। आगे है डू यू लव योर मॉम, क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो। तो यहाँ पर जो भी चीजें पूछी गई है वो क्वेश्चन करके पूछी गई है, और सेंटेंस के अंत में जो वर्ड आया यही आपका क्वेश्चन मार्क है। दूसरा है साइन, ये देखिए एक्सक्लामेशन मार्क। अब ये क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क क्या है वो समझ लीजिए। देखिए एक्सक्लामेशन मार्क्स हमें ये साइन देता है कि वो बातें चौंक कर किया गया है कि नहीं, वो बातें सडनली एक्सप्रेस किया गया है कि नहीं, या वो बातें बहुत ही ज्यादा जो है सेंसिटिव है या नहीं। यानी इसमें आपको यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लीजिए। क्या कहा गया है कि यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाए, ठीक है। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी, दुख, तो इसमें आपको खुशी, दुख प्रकट करना, हैरान होना, नाराजगी जाहिर करना, और किसी को हम शाबाशी देते हैं तब, है ना, या फिर दुआ बददुआ वगैरह हम जब देते हैं तो इनमें हम यानी इस तरह के सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और इसका जो साइन होता है वो देख लीजिए, आई के नीचे एक छोटा सा फुल स्टॉप होता है, और इस पर आधारित जो वर्ड्स है वो यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको
मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पे आप इसको आप खुद देख सकते हैं, ये वर्ड्स याद करने वाली है। और हम इसको देखेंगे कि कैसे इस सेंटेंस को हम उन कंडीशनों में जो अभी अभी हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है यूज करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस यू क्या है? ये एक दुआ है, और हिंदी में हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भगवान आपको आशीर्वाद दे। उसी तरह बोलते हैं वाओ वंडरफुल। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? वाह, बहुत बढ़िया। और ये देखिए बाय गॉड्स ग्रास, इसका मतलब है भगवान की दया से या फिर प्रभु की कृपा से। फिर हाउ सैड या फिर हाउ ट्रेजिक। तो इनमें दो सेंटेंस, एक ये सेंटेंस है। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन यूज आपको दोनों में से कोई एक ही करना है सिचुएशन को देखते हुए। ये है हाउ डेयर ही, इसका मतलब है ये उसकी इतनी हिम्मत। उसके बाद है ओ ऑनेस्टी, ओ ऑन क्या लिखा है? ओ हॉनी, ओ हॉनी। और ये लिखा हुआ है ओ डियर, ओ हॉनी, ओ डियर। इसका मतलब हुआ ओ प्यारे। यानी जब हम किसी भी व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं तो प्यार से उसे बोलते हैं अरे यार। तो ऐसे भी सिचुएशन में हम ओ हॉनी या फिर ओ डियर बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशनल वर्ड्स हैं, इनको आप या तो मेमोराइज कर लें या फिर इसको आप लिख लें, हाँ, और बाद में इसे आप याद करते चले जाए। इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। अच्छा, एक चीज और, ये जितने भी एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूं, पता है ये सब एक्सप्रेशन आप कई बार फेस आउट किए होंगे, लेकिन इसको आप वैल्यू नहीं देते हैं। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हम बात करते हैं तो इन सब फीलिंग्स की ही आवश्यकता होती है, और ये सब आती ही नहीं तो भैया वहां पे क्या रिएक्ट करोगे? ठीक है, तो आपको इस सब चीज को ख्याल रखनी चाहिए। तो एक समझदार और जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, जो सीखने के प्रति बहुत अच्छा क्यूरियोसिटी रखता है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों का वो उसे महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब वर्ड्स या तो आपको लिख लेना चाहिए या फिर इसको आप रिमेंबर कर लेना चाहिए। चलिए, अगला जो आपका पंक्चुएशन का साइन है वो है फुल स्टॉप का। देखिए फुल स्टॉप में इसका साइन ये होता है। फुल स्टॉप का साइन क्या हुआ? इसका साइन ये होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब होता है कि कोई बात खत्म हो गई है। फुल स्टॉप, जैसे मान लीजिए कि आप कह सकते हैं मैं मुंबई पहुंच चुका हूं, है ना? आई हैव रीच्ड मुंबई। अगर आप सिंपली आप कह रहे हो आई हैव रीच्ड मुंबई, या आप कह रहे हो कि राम एक लड़का है, तो आप सिंपल कहते हो राम इज ए बॉय। बात हो गई खत्म। आप कहते हो मैं एक मुस्लिम लड़का हूं, तो आई एम अ मुस्लिम बॉय। तो इस तरीका से जो भी बात आप सिंपल सेंटेंस में बोलते हो, अफर्मेटिव फॉर्म में बोलते हो, है ना, सीधे सीधे आप बोल देते हो, उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है, क्योंकि वो एक फैक्ट होता है। अब सवाल ये कि फुल स्टॉप जो है वो किस तरह के स्टेटमेंट या फिर फैक्चुअल या फिर ओपिनियन वाले सेंटेंस के अंत में आता है, वो भी बात आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना इन्हें जाने आप क्लियर नहीं हो पाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम कमिंग, यहाँ लिखा है राम इज ए गुड बॉय। जैसा कि पहले मैंने बताया कि सीधे सीधे सिंपल सेंटेंस के अंत में आपका फुल स्टॉप आता है। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ आपका फुल स्टॉप है या नहीं है। ठीक है, तो फुल स्टॉप दो सिचुएशन में यूज होता है। एक तो आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस के अंत में यूज होता है, और दूसरा आपको यूज होता है इसमें, यानी कि अब्रिविएशन में। अब्रिविएशन कहते हैं किसको है? किसी भी, जैसे देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एमपी, और इसी एमपी को हम अब्रिविएशन बोलते हैं। और ध्यान से देखिए एम के बाद फुल स्टॉप है, ठीक है, एम के बाद क्या फुल स्टॉप है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका कॉमा है। फिर उसी तरह देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो देखिए एमएलए, यानी मेंबर का पहला लेटर, लेजिस्लेटिव का पहला लेटर, असेंबली का पहला लेटर, तीनों को ले लिया गया है और इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है। तो इसी को बोलते हैं अब्रिविएशन। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एम और पी के बीच में फुल स्टॉप, एमएलए के बीच में फुल स्टॉप, एमपी के बीच में फुल स्टॉप? तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पीएम होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स का बीए होता है। एग्जाम्पल ग्रेटिया या फिर एग्जाम्पल ग्रेटिया कहिए, ये कि एक लैटिन वर्ड है। तो आप ये देखिए ईजी अक्सर आप देखते होंगे। अच्छा, आई का क्या फॉर्म होता है? इसका होता है इट ईस्ट होता है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। इटीसी का होता है एक्सेट्रा होता है। कहने का मतलब है कि ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं इनका शॉर्ट फॉर्म ही है ये, और इसी का नाम है अब्रिविएशन, जहां आपको फुल स्टॉप का यूज करना होता है। तो ये आपको कुछ रूल्स थे जो आपको अभी मैंने बताया। अब चलते हम लोग आगे। अब अगला जो है वो है आपका कॉमा। अब कॉमा का प्रयोग कहां करते हैं? देखिए कॉमा का प्रयोग आप
छोटे छोटे ठहराव, जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस के माध्यम से ध्यान से देखिए, यहाँ है राम कम, क्या लिखो है, राम कम हियर। तो यहाँ पर राम को बुलाया गया है। इसका मतलब है कि जब भी सेंटेंस में वोकेट किया जाता है, यानी कि जब भी सेंटेंस में एड्रेस किया जाता है यानी बुलाया जाता है, तो वहां पे हम उस व्यक्ति के नाम के बाद कॉमा लगा देते हैं। जैसे राम आ जाओ या फिर राम यहाँ आओ, तो आप क्या बोलोगे, राम और फिर यहाँ कॉमा लगा देते हो, ठीक है, और उसको बोलते हो कम हेयर। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये एक इंपेरेटिव है और इंपेरेटिव सेंटेंस में जब एड्रेसिंग वाले वर्ड होते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाया जाता है। दूसरा में ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अमित और संदीप एटसेट्रा। यहाँ पर इस सेंटेंस की में आप क्या 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 कहना चाह रहे हो कि मेरे पास जो है कुछ दोस्त है, जिसमें एक का नाम अमन, दूसरे का अमित और संदीप। यहाँ पर 3 आदमी को बोला गया, तो 3 आदमी को बोलने के लिए आपने क्या किया, अमन के बाद कॉमा लगाया, अमित के बाद कॉमा लगाया और लास्ट में जो नाम आया उसके बाद आपने ईटीसी करके फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म हुआ। वही स्थिति यहाँ भी है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ही विल कम ऑन मंडे 20 सितंबर। तो यहाँ आपको कहाँ लगा हुआ है कॉमा, वो भी सुनिए। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप कह रहे हो कि 20 सितंबर को मैं आऊंगा, तो यहाँ आप कह रहे हो ही विल कम, यानी वो आएगा ऑन मंडे। कब आएगा, मंडे को। अब देखिए दूसरा बात है 20 सितंबर। पहला बात है ऑन मंडे, तो ऑन मंडे के बाद कॉमा है, 20 सितंबर का फुल स्टॉप है। तो इसमें 2 बातें कही गई है। इसमें क्या है, इसमें दो सेंटेंस है। इफ ही कम्स आई विल नॉट कम। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आपका कॉमा, दूसरा सेंटेंस में कॉमा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज बता रहे हो तो ठहर कर सभी को बता रहे हो। जैसे आप कह रहे हो कि मैं बहुत सारे देश को जानता हूं, जैसे आई नो इंडिया, तो यहाँ कॉमा, आई नो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान। तो यहाँ पर मैंने 2 या 2 से ज्यादा कंट्री का नाम लिया। तो यहाँ पे जितने भी कंट्री है ना, उन सभी कंट्री को बोलने का तरीका क्या है या फिर लिखने का, जैसे कि आई नो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 कंट्री हुआ, तो इंडिया के बाद कॉमा, बांग्लादेश के बाद कॉमा, लेकिन लास्ट नाम जो है तो वहां नहीं लगाना कॉमा, वहां फुल स्टॉप लगा देना। तो ये नियम आपको 4 और 5 पर भी लागू होती है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं इस चैप्टर में। इसमें है कोटेशन मार्क। अब ये कोटेशन मार्क क्या होता है, देखिए कोटेशन मार्क्स जो है एक ही स्थिति में यूज होता है, यानी कि जब आपको लगे कि कोई बात या कोई ऐसी स्टेटमेंट है ना किसी थर्ड पर्सन के द्वारा दी गई है, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि कोटेशन मार्क्स होते कैसे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ जो कॉमा दिखाया जा रहा है ऐसे और ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं एट द बिगिनिंग, यानी ये शुरू में लगता है। और यहाँ जो दिखाया गया है ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं एट द एंड, यानी अंत में लगाया जाता है। उसको समझने के लिए आपको ये 2 सेंटेंस समझना जरूरी है। ध्यान से देखिए, राम सेड आई एम द बेस्ट। तो राम सेड वाला सेंटेंस के बाद वाला सेंटेंस देखो, आई एम द बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट के ऊपर आपका क्या है, 2 कॉमा लगा हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ पर आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं, किसने कहा, राम ने कहा। ये ना तो आपने कहा ना मैंने कहा, तो ये थर्ड पर्सन की कही गई बात को हमने क्या किया है, कोटेशन में रख दिया। बी वाला देखिए, मैनेजर सेज कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि ग्राहक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बात किसने कहा, मैनेजर ने कहा। तो मैंने क्या किया, कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैनेजर के द्वारा कही गई थी, इसको कोटेशन मार्क्स में मैंने रख दिया। तो कोटेशंस के बारे में भी आप जान गए होंगे, और इसको और डिटेल जानने के लिए नरेशन वाले चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी बेहतर ढंग से समझ आ जाएगा। चलिए तो हम चलते हैं आगे, और अगला पंक्चुएशन साइन है कॉलन। अब ये है क्या कॉलन, कॉलन का साइन 2 फुल स्टॉप के बराबर, यानी कॉलन कुछ इस तरह से होगा। अब वैसा ही दिख रहा है, देखो ध्यान से कॉलन को। अब इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, इसका इस्तेमाल हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को बताने के लिए करते हैं। जैसा कि आप ए और बी में देखिए, वैसे ए वाला गलत है, बी वाला सही सेंटेंस है। ध्यान से देखिए, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं, बुक है, पेन है, वेजिटेबल है, शुगर, राइस एटसेट्रा। तो मुझे बताइए, मेरे पास जितनी भी चीजें उनको हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, बुक के बाद यहाँ देखिए थिंग्स के बाद यहाँ पे 2 फुल स्टॉप यानी सेमीकोलन, ये वाला साइन लगा हुआ है। तो आप उसके बाद बताइए क्या क्या है, तो बुक है तो कॉमा, पेन है तो कॉमा, वेजिटेबल कॉमा, शुगर कॉमा, लेकिन लास्ट में राइस आया तो हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो आपने देखा कि जब भी कॉलन का यूज करना हो तो आपको वहां
दो या दो से ज्यादा चीजों को बताना होता है। इसको हम कह सकते हैं कि राइटिंग स्टाइल ऑफ द पंक्चुएशन। आगे देखिए नंबर 7 में इसको बोलते हैं सेमीकोलन। अब ये क्या है? सेमीकोलन का साइन ध्यान से देखिए कैसा है, एक फुल स्टॉप है और नीचे से एक छोटा सा कॉमा है, इसका नाम है सेमीकोलन। अब ये कब यूज होता है सेमीकोलन को, वो भी आप जान लीजिए। सेमीकोलन को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण को आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नीचे उदाहरण को देखते हैं। ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ हमें ये देखना है कि सेमीकोलन लगा हुआ कहाँ है, ठीक है। तो चलिए हम सेमीकोलन को ढूंढते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2008। एक बात ये हो गई, या फिर 15 जनवरी 2010, या तो ये बात हो गई, या फिर 23 मार्च 2012। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसको गलत करा दिया गया है। वो क्यों, वो मैं बी वाला यानी सही वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ने के बाद समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर, इसके बाद ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 2008 है और यहाँ पे आपको दो ऐसे साइन दिखाई दे रहा है। 2008 के बाद 15 जनवरी लिखा हुआ है। यानी जब भी आपको तारीख और साल बताना होता है तो तारीख और साल बताने के दौरान साल में आपको लगाना होता है क्या, सेमीकोलन लगाना है। कहने का इसका ये मतलब ये है कि मीटिंग जो है वो 25 अक्टूबर को हुआ। कब हुआ? 25 अक्टूबर को। ये कौन से वर्ष की बात है? ये 2008 की बात है। तो एक मीटिंग तो 2008 में हुआ, दूसरा मीटिंग जो हुआ वो 2010 में हुआ। ध्यान से देखिए, तीसरा मीटिंग जो हुआ वो 2012 में हुआ। कहने का मतलब है कि इसमें आप ध्यान से देखिए तो साल के बाद, यानी कि पहला मीटिंग 2008 में जो हुआ तो वहां सेमीकोलन है, दूसरा मीटिंग 2010 में हुआ, यहाँ सेमीकोलन है, तीसरा आपका 2012 में हुआ, वहां सेमीकोलन नहीं क्योंकि ये लास्ट वर्ड है और इसके अंत में फुल स्टॉप आता है। इसलिए ऊपर वाला जो है गलत ठहराया गया है। क्योंकि आप ध्यान से देखें तो 2008 में ध्यान से देखिए क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। 2010 में आपको फुल स्टॉप और 2012 में भी फुल स्टॉप, ये तो गलत था, ठीक है। तो इसी का जो है एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई, यानी कि ये